नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, देखते हैं एक छोटी सी झलकी। वर्ष 1974 से कांग्रेस के लिए समर्पित व जुझारू नेता शिव प्रसाद प्रधान जी ने अपना पहला पार्षद का चुनाव उपरायटी वार्ड से जीता और पार्षद बने। स्वच्छ छवि व सरल मिलनसार व्यक्तित्व के धनी शिव प्रसाद प्रधान जी ने लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करते हुए न केवल उन्होंने जिले में अपनी पहचान बनाई, बल्कि केंद्र व प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए एक विशेष स्थान बनाया। आपकी पहचान पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक समर्पित चेहरे के रूप में है। आप युवाओं के लिए आदर्श हैं। आपने कई बार वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व भी किया है। साथियों, आज हमारे बीच हैं एक कुशल वक्ता व कांग्रेस के समर्पित व जुझारू नेता शिव प्रसाद प्रधान जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। तो सच है कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रधान जी। नमस्कार शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बातचीत की अगर शुरुआत की जाए तो आपने अपने करियर के तौर पर जब राजनीति को चुना, उस समय क्या परिस्थितियां थी राजनीति में आने की? शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा कि मुझे आपने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सैनिक स्कूल रीवा से अध्ययन करने के बाद जब मैं टीआरएस कॉलेज में पहुंचा तो मेरे सामने उस समय वित्तीय स्थिति बहुत ही गंभीर थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण। मैं सैनिक स्कूल रीवा में स्कॉलरशिप से पढ़ा, जहां पर मुझे कोई पैसा लगता नहीं था। वहां लगने के बाद मैं जब सैनिक स्कूल से निकला, कॉलेज में आया, वहां पर फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। मेरे सामने बहुत बड़ी गंभीर स्थिति ये हो गई कि मैं किस तरह से पढ़ूं। उसी समय मेरे एक मित्र शीतला थे, वो बोले कि यदि आप सही में पैसे की ज़रूरत है तो आप भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट बन जाइए। मुझे कुछ आगे पीछे नहीं दिखा, मैं एजेंट बन गया और भगवान की दया से मैंने एक दो केसेज ऐसे किया कि मेरे को फीस प्राप्त हुआ और मेरा कॉलेज से अध्ययन चालू हो गया। फिर आपने राजनीति में कैसे प्रवेश किया? राजनीति में साहब, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ, हॉकी का भी खिलाड़ी था और जैसे सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट लेता था। तो हमारे बीच में कुछ दोस्त यार सब बैठे थे, करीब जो फुटबॉल खेल के आए थे, तो उन लोगों ने ये कहा क्यों ना हम लोग नगर निगम नगर पालिका का चुनाव लड़ें। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारी उम्र बहुत छोटी है, कौन वोट देगा। तो शैलेंद्र जी, तो हम लोगों ने विचार किया नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए। तो यही चर्चा हुई कि भाई हम लोग मोहल्ले में तो सबकी मदद करते हैं, चाहे कैसे भी मदद करें, हर तरह परिस्थितियों को सामने देखते हुए मोहल्ले में हम लोगों से कोई विवाद भी नहीं है और पड़ोस में विवाद नहीं है। तो हो गया करीब हम लोगों ने करीब 20 लड़के नगर पालिका के चुनाव में लड़े। मतलब ये कह सकते हैं कि ये था कि चलो कुछ नहीं तो अपने वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस 20 लड़के जब लड़े तो उसमें से हम लोग निर्दलीय 15 लड़के चुनाव जीत लिए और जीतने के बाद आपको बताएं, उसी के बाद हम लोग कांग्रेस में प्रवेश किए और कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद राजनीति हमारी चालू हो गई। आपने बताया कि आपके जो दिन थे वो काफी संघर्षपूर्ण थे, तो क्या आप उन्हें याद करना चाहेंगे? बिल्कुल याद करना चाहेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वित्तीय स्थिति पारिवारिक पृष्ठभूमि जो थी बहुत दयनीय थी। हम लोगों के सामने कभी भी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि साइकिल में भी चढ़ेंगे सैनिक स्कूल आने के बाद, ये स्थिति थी। और भगवान की दया से मैंने उसी समय LIC की एजेंसी लिया और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करते गए।
जब आपने राजनीति में प्रवेश किया जी। उसके बाद किसी को अपने गुरु बनाया होगा, तो वो आपके आदर्श और वो गुरु कौन थे? देखिए, मैं बताऊं, उसी समय जब मैं पार्षद हो गया था तो माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी, जो रीवा विंध्य प्रदेश के हैं, राष्ट्र नायक कुंवर अर्जुन सिंह जी, करीब 77-78 में उन्होंने भूख हड़ताल किया था और हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हीं से मिलने हम गए थे और आपसे बताएं, माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी से जब मिलने में गया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक शब्द बोला उन्होंने कि बेटा, तुम बहुत छोटे हो, पार्षद हो, यदि राजनीति करना चाहते हो सही में समाज के, तो गरीबों के जो असहाय है, जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं है, उसकी मदद राजनीति में करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं उसी दिन से अपने दिमाग में माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की बातों को अंदर रखा और उसी तरह काम करने लगे। अब आप वर्तमान में अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? मैं जो भी राजनीति कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत संतुष्ट मानता हूँ। राजनीति में दो तरह के राजनीतिक आदमी होते हैं, एक स्वच्छ साफ वाले, एक कुछ बदमाश टाइप के लोग होते हैं जो पैसे की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, झूठ बोलते हैं। वो मेरे में हमने बहुत से राजनीतिक आदमियों को देखा है जो सही में राजनीति समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो मेरे में वो चीज नहीं है और मैं उस चीज से अछूता हूँ और यही सोचता हूँ कि किसी की यदि किसी तरह से मदद कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जितना मैं अपने स्वयं परिवार की मदद करता हूँ उससे ज्यादा मुझे सुख मिलता है दूसरे की मदद करने से। राजनीति में आने के बाद आपकी कुछ ऐसी यादें जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ साहब, एक बार क्या हुआ, जब मैं नगर पालिका का चुनाव जीत के आया था, उसके बाद एक साल बाद मुझे चुंगी का चेयरमैन बनाया गया। इत्तेफाक से चुंगी का चेयरमैन जब बना तो उसके बाद मुझे एक हफ्ते बाद नई साइकिल में मैं गया तो लोगों ने मुझे ऐसे दृष्टि से देखने लगे कि जैसे मैंने कोई घूस खा के ये साइकिल खरीदी हो, क्योंकि मेरा फाइनेंशियली पोजीशन बहुत गड़बड़ था, जबकि पहले भी मैं होता है। और वो बोलती दीवार उस समय पेपर बड़ा सुर्खियों में चलता था, वो तो ढूंढते रहते थे कि कोई ऐसा घटना हो जिसको उसके फ्रंट पेज में आया कि चुंगी के चेयरमैन शिव प्रसाद प्रधान थे, वो लगता है नई साइकिल लेके कहीं पैसा वैसा पा गए होंगे तो नई साइकिल के। मुझे बोर्ड के जो मीटिंग हुई, मुझे स्पष्टीकरण करने पड़ा कि ये साइकिल मैंने खरीदा नहीं है, ये वर्मा साइकिल जो गोल पार्क में दुकान थी वो लॉटरी के सिस्टम से 10 रुपए लेते थे हर व्यक्ति से और लॉटरी निकलती थी। इत्तेफाक से मेरी पहली ही लॉटरी में वो साइकिल मिल गई, इसलिए मुझे नई साइकिल खरीदना पड़ा। इसलिए मैंने बताया कि कोई मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, न कुछ भी लिया, और लॉटरी के सिस्टम कहीं पैसा पाएंगे तो इसलिए कभी कभी बड़ा और फ्रंट पेज में आया था उसका। फिर आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा, फिर स्पष्टीकरण किया तो लोगों ने संतुष्ट हुए कि हाँ ये सही बात है, प्रधान जी सही कह रहे हैं। जब आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा तो उस समय आपने कुछ प्राथमिकताएं भी बनाई होंगी। देखिए, मैं आपसे पहले भी बोला हूँ कि जो चाहे हमारे पड़ोस में कोई हो, चाहे समाज में भी हो, चाहे दूर दराज से कोई भी मेरे पास आया है तो मैंने उसको हमेशा जिस तरह से सत्कार करना चाहिए, जैसे कहते हैं अतिथि देवो भव, तो उसी तरह से मैं हर वर्ग को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे घर में कोई भी आता है मैं अच्छे से उसका सम्मान करता हूँ, कभी दुराचार की दृष्टि से नहीं देखता और जितना मुझसे हो सकता है। और मेरी स्थिति जो है पूरा रीवा जानता है कि चाहे कैसी भी उसके लायक मददगार में हो जाऊं तो मदद मैं करता हूं, चाहे टेलीफोन से, चाहे नेताओं से, चाहे वित्तीय स्थिति से। मतलब यहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं या हमारी वाइफ जो अरुणा प्रधान है, करीब 7-8 लड़कियों की शादी स्वयं से कराया और दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने शादी भी किया बच्चों की, जो गरीब बच्चे। मतलब आपका कहना ये कि आपका जो विशेष रुझान है वो गरीब और बेसहारा की तरफ ज्यादा है, साथ ही साथ इसके अलावा
जो सक्षम है, अगर वो भी मदद के लिए आते हैं तो आप उनके लिए भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं बिल्कुल साहब, चाहे वो आउट ऑफ वे हो, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। मैं वो वाले नेता ही नहीं हूँ कि 8 और 9 बजे के बाद अपना टेलीफोन मोबाइल बंद कर दूं। मेरा हमेशा दरवाजा खुला रहता है मददगार के लिए। आपने बताया कि आपने समाज सेवा के लिए कोई भी प्राथमिकताएं नहीं रखी, जो भी आया आपने सर्वहारा वर्ग को मदद करने की कोशिश की, तन मन या धन जैसा भी हो सका यथोचित। लेकिन जब आपने इस कार्य को प्रारंभ करने की सोची, उस समय कुछ मापदंड बनाए होंगे, कुछ पैरामीटर भी बनाए होंगे कि विशेषता है, हमारा टारगेट कौन सा ग्रुप होगा। देखिए, मेरा जो टारगेट है, मैं सही बात बताऊं, मैं तो सैनिक स्कूल से, बहुत अच्छे स्कूल से, इस विंध्य का मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा स्कूल है सैनिक स्कूल, वहीं से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। मैंने ये देखा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो भी यदि मन में संतोष मिलता है, मदद के लिए भी जो अग्रणी होता है, उसी के तहत मैं अपने दोनों बच्चे, जो मेरी एक बेटी है, एक लड़का है वरुण प्रधान, गीतांजलि प्रधान, भतीजा है तरुण और प्रियंका, मतलब ये जो परिवार मेरा है, इनको भी मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दिया। हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छी स्कूलें हैं, उतने तो मैं पैसा नहीं खर्च सकता, मगर फाइनेंस करके मैंने बैंक से, चाहे इलाहाबाद बैंक हो चाहे स्टेट बैंक हो, इनसे फाइनेंस करके पहले मैं सिंधिया स्कूल में बेटी को पढ़ाया। उसी के तहत डेली कॉलेज जो इंदौर का है, बहुत बड़ा स्कूल है, जहाँ बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग पढ़े हैं, महाराजा मार्तन सिंह जैसे लोग पढ़े हैं, वहाँ से मैंने उनको अध्ययन कराया। उसके बाद मैंने अपने बेटे को लंदन भेज दिया ग्रेजुएशन के लिए। उसी समय हमारी बेटी बोली कि पापा, क्या मैं लड़की हूं और भैया लड़का है, इसलिए आपने उसको विदेश भेज दिया, हमको न भेजेंगे? तो मैंने तुरंत निर्णय लिया कि बेटी और बेटा समान एक होता है, तो बेटी को भी मैंने लंदन भेज दिया। तो हमारे बेटे और बेटी दोनों विदेश में पढ़े हैं। उसके बाद हमारा बेटा लंदन में कुछ नौकरी भी 5 साल किया, बेटी भी दुबई में रेस्टोरेंट खोल लिया। तो उसके बाद मेरे एक दिमाग में आया, जैसा आपने कहा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने सोचा कि हमारे बेटी बेटे दोनों स्कॉलरशिप से जो ये फाइनेंस करा के तो पढ़ लिए, मगर रीवा वालों के लिए क्यों ना हम ऐसा काम करें कि वो उसी तरह से अध्ययन करें। तो हमने बेटे से मतलब बात किया कि बेटा तुम रीवा आ जाओ और स्कूल खोल लो, जिससे कि यहाँ रीवा के लोग अध्ययन कर सके। उसी के तहत मेरे पास 3 स्कूल हमारा बेटा चलाया, बहू भी चलाई, वो बहू भी हमारी आर्किटेक्ट इंजीनियर है, और दोनों लोगों ने गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में खोला। और आपको बता दें, अपनी प्रशंसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कि 3 स्कूल यहाँ पर रीवा में हमारे गीतांजलि पब्लिक स्कूल के नाम से स्टैंड हो गए हैं, और उसका रिजल्ट चाहे सीबीएसई भी हो, एमपी बोर्ड हो, सबसे टॉप रहा। और मेरा ये सोच है कि जब लड़के अच्छा पढ़ लेंगे तो प्रदेश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे जिला का हो, अच्छा काम करेंगे। पढ़ने के बाद लड़की और लड़के एक समान। आपने बताया कि आपके यहाँ 3 विद्यालय चल रहे हैं, तो इन विद्यालयों में कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि बहुत ही गरीब है लेकिन स्कॉलर हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या योजनाएं रहती है? देखिए, मैं जहाँ तक फीस तो लगती है भाई, टीचरों को भी पैसा देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ भी बच्चे हो, बच्ची हो, ऐसी कभी स्थिति आती है जो पैसे नहीं दे पाते हैं, मैं उनका अध्ययन करता हूँ पारिवारिक पृष्ठभूमि। यदि सही में गरीब लड़का है तो मैं स्कॉलरशिप भी देता हूँ, और अपने तरफ से किसी को स्कूल में किसी को पता नहीं चलता है, मैं उनकी मदद करता हूँ। एक छोटी सा मैं उदाहरण बताता हूँ। एक लड़की थी, बहुत अच्छे पढ़ने वाली थी, और वो 10th के पास किया, उसने 80 और 85% पाई। और उसके बाद जब एक दिन वो प्रिंसिपल के पास खड़ी थी वो बेटी, और बोली कि हम स्कूल छोड़ रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल से पूछा क्यों छोड़ रही है, तो उसने बताया नहीं। फिर हमको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसके बिटिया को बुलाया
और प्रिंसिपल से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है इनकी पिताजी है नहीं और माँ है, ऐसे ही टीचरशिप में टेम्परेरी सर्विस करती है, तो वो कहती है कि हम न पढ़ाएंगे। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया, उस बेटी के लिए प्रिंसिपल से कहा किसी को घर में आपको बताना नहीं, स्कूल में किसी को बताना नहीं, इसकी फुल स्कॉलरशिप कर दो और जो भी किताब लगे उसको दे दो, और जब तक ये अपनी जिंदगी में पढ़ेगी, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, वो पूरा पैसा मैं करूँगा। इस तरह से मैं हमेशा मदद करता हूँ। मतलब एक ब्लाइंड सपोर्ट आप करते हैं? जी, ब्लाइंड सपोर्ट, और किसी को पता भी नहीं चलता। भाई साहब, अगर देखा जाए तो आपने कांग्रेस का दामन 74 से थामा और लगातार कांग्रेस में समर्पित रहे, और आपने केंद्र व प्रदेश की राजनीति भी की जी। अब चूंकि रीवा का जो नगर निगम चुनाव है वह सामान्य हो गया है जी। तो क्या इसमें आपकी दावेदारी बन रही है? देखिए, मुझे जैसा कि आपने खुद कहा, मैं 74-75 से राजनीति में हूँ। मैं पार्षद रहा, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, फिर यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट रहा, यूथ वेलफेयर बोर्ड में भी रहा, मतलब यूनिवर्सिटी का कोर्ट का चुनाव भी लड़ा, उसमें भी विजय प्राप्त हुआ। तो बट नेचुरल है, हमारा भी थोड़ा इंटरेस्ट तो है ही है। अभी तक जो पिछला चुनाव था साहब, मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट न लेके टिकट नहीं मांगता था, क्योंकि मैं जानता था कि हमसे बड़े भी लोग बाग इसमें टिकट के दावेदार कर रहे हैं, तो हम कहीं वहाँ पर नहीं। इस बार महापौर का जो सामान्य चुनाव हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं तो हम किसी से पीछे नहीं है और अपनी दावेदारी किया है, और भगवान चाहेगा तो टिकट मिलेगा, मैं विजयी भी होऊंगा सबका, यदि रीवा वालों का समर्थन रहेगा। आप क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे? जहां तक रीवा का खास मुद्दा है, देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ पर अतिक्रमण बहुत है शहर के अंदर। सफाई जो होनी चाहिए, जिस तरह से शहर विकास हो रहा है, सफाई उस दृष्टि से परिपूर्ण नहीं है। और सबसे बड़ी जरूरत है आज युवकों में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी के लिए मुझे नगर निगम के द्वारा ऐसी ऐसी दुकानें बनानी चाहिए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जो यूथ विंग ज़्यादा से लाखों लोग उसमें सम्मिलित हो सकें और रोजगार मिल सके। मैं यूथ के लिए सबसे पहले काम करूंगा, क्योंकि मैं यूथ के लिए स्कूल भी खोला हूँ, लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला हूँ, और मैं चाहूंगा कि नगर निगम में चाहे कोई भी जीते, चाहे हम जीते, चाहे कोई भी जीते, जिसको भी टिकट मिले हम उसका स्वागत करेंगे। और सबसे ज्यादा यूथ विंग को एडजस्ट करना है, चाहे जहां भी हो सके। भाई साहब, आप समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में काफी काम किया, अब इसकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जहां तक योजना की बात बताते हैं कि रीवा को सबसे पहले देखिए, विकास की दृष्टि से देखें तो रीवा बॉम्बे जुड़ना चाहिए, रीवा दिल्ली फ्लाइट जुड़ना चाहिए। जो बड़े बड़े शहरों से जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो कि बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, और बॉम्बे से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, मद्रास से, तो एयर जो कनेक्शन है उसको इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए, जिससे यहाँ पर विकास अच्छा हो सकेगा। यहाँ के रीवा के लोग बहुत अच्छे हैं साहब, सहयोगी हैं। आप कोई जैसे जेपी सीमेंट, जब कुंवर साहब अर्जुन सिंह जी ने लगवाया था जेपी सीमेंट फैक्ट्री VTL, तो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था रीवा में ऐसी योजना बन सकती थी, मगर कितना सबका सहयोग रहा कि आज देखिए प्रतिफूल है, जेपी सीमेंट है, VTL है। तो इस तरह से इंडस्ट्री का जब तक यहाँ रीवा में विकास नहीं होगा और यूथ विंग उसमें जब तक न सम्मिलित होगा तो रोजगार न मिल पाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ होना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आए और इंडस्ट्री लगाए, तभी यूथ विंग को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या आज रीवा शहर की मैं बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही सब क्राइम्स हो रहे हैं, सब चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। और जिस दिन लड़कों को रोजगार मिलता जाएगा, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी खुल जाए जहां 20-20 हजार लड़के एम्प्लॉयड हैं, तो अपने आप सब ये शांत हो जाएगा। आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी कुछ किया है और
कहा जाए तो स्कूल भी एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है, जी जहाँ पर कई शिक्षक या अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। जी। तो आगे की क्या योजना है, क्या उसमें भी आप अभी बढ़ाएंगे? देखिए, हमारा बेटा जो है तरुण प्रधान, वो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है, लंदन से पढ़ के आया है। जिस तरह से उसने स्कूल का कड़ी बढ़ाया है, तो उसकी अभी योजना जो बता रहे हैं, जी जी, कॉलेज खोलने की है, रीवा के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी खोलने की है। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, गीतांजलि ही नाम के। आपको एक चीज और भी बता दें, हम तो अपने बेटे के नाम से भी स्कूल खोल सकते थे, किसी और के भी नाम से खोलते, मगर ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, दिया हूँ कि बेटा बेटी कभी बेटा से कमजोर नहीं है। इसीलिए हमारे बेटी का नाम गीतांजलि है, तो उसी के नाम से मैंने गीतांजलि पब्लिक स्कूल भी खोला। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं और आप आगे बढ़े और युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके लिए हमारी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शक आपको जो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये सर जो कार्यक्रम सिटी न्यूज वैन के द्वारा हो रहा है, वो सही में बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि यूथ विंग के लिए कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं सिटी न्यूज वाले, वो रीवा शहर के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा पूरे शहर के अंदर, चाहे वृद्धावस्था वालों को हो, चाहे युवा वालों को, चाहे महिलाओं को हो, चाहे सभी वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। ये अच्छी बात है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारी खुशनसीबी है कि आज सच तो सच में हमारे बीच शिव प्रसाद प्रधान जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सच तो सच में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।